हेलो प्यारे बच्चों, आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल गर्व क्लासेस में। और बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब मस्त, सब बढ़िया। बच्चों, जैसा कि इंग्लिश ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच का अभी हमारा क्लास चल रहा था और हमने अपनी पिछली वीडियो में बेसिकली रूप से पार्ट ऑफ स्पीच को क्लियर करने की कोशिश की और अब पार्ट ऑफ स्पीच के हर एक पार्ट को उठाएंगे और उसे और भी अच्छी तरीके से क्लियर करने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और बच्चों, आज जो हम जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं ना, बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच के, वो वर्ब पे क्या होता है बच्चों? आज हम बात करेंगे वर्ब पे। अच्छा बच्चों, क्या मतलब इस वर्ब का? क्रिया। बच्चों, ये बेसिकली क्या बताता है? ये बताता है बेसिकली आपको एक्शन और स्टेट। स्टेट मतलब बच्चों राज्य मत समझना, स्टेट मतलब यहां हो गया अवस्था। ठीक है बच्चों? और स्टेट और अवस्था, और बेसिकली जो बच्चों वर्ब है वो जिसे माने इज, आर, मैनी। क्या मैनी होगा? बताओ आप लोग। नहीं होगा। गुड। यानी बच्चे सिंसियर है और अपनी जवाब दे रहे हैं और भागीदारी दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है बच्चों। मैं इसी तरीके से क्रॉस करूंगा और आपको उस पर रिप्लाई देने हैं। ठीक है बच्चों? तो क्या होगा? और ठीक है बच्चों, और कुछ? इज, आर, टू, लाइक, हैव, है ना? वर्क, सीइंग, कैन, मस्ट। ये कुछ एग्जाम्पल है बच्चों वर्ब के, है ना? तो अब जो चीज वर्ब जो हो गया, ये जनरली जो होता है ना, दो प्रकार के। अगर ये कुछ एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये होता है हेल्पिंग वर्ब। और अगर हम इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं बच्चों मेन वर्ब। ठीक है? अगर बच्चों हम एक एग्जाम्पल ले, ठीक है, कि राम इज माई स्टूडेंट। इसमें बच्चों ये जो इज है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है ना? और मैंने कहा था जो वर्ब है ना वो एक्शन या स्टेट को बताता है। आप जरा देखिए कि राम मेरा स्टूडेंट है, ये क्या है? एक्शन है कि अवस्था है? एक्शन है कि स्टेट है? बताएंगे क्या? वेरी गुड बच्चों। राम मेरा स्टूडेंट है, ये अवस्था है, ये स्टेट है। तो स्टूडेंट क्या हो गया बच्चों? स्टेट हो गया, है ना? वेरी गुड। कोई बच्चों कोई दिक्कत? इसको समझने में बच्चों कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड। और बच्चों, अगर मैं लिखूं आई टीच इंग्लिश ग्रामर, ये क्या हो गया?
साफ सी बात है कि मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मेरा एक्शन हो गया, है ना। तो ये एक्शन वाली अवस्था हो गई। इसको समझने में कोई दिक्कत बच्चों? इसको समझने में कोई दिक्कत बच्चों? नहीं ना? वेरी गुड। और बच्चों अगर बात करें एक मजेदार चीज की कि ये जो वर्ब है ना, ये लैटिन शब्द से आए हैं। ये कहां से आए हैं? ये आपको आए हैं लैटिन, ठीक है। और लैटिन में जो शब्द है ना इसके लिए, उसको बोलते हैं वर्बम। क्या बोलते बच्चों? ये जो वर्बम है ये एक लैटिन शब्द है जिससे कि ये वर्ब आया है। कोई दिक्कत बच्चों? कंपटीशन में पूछ सकता है कि वर्ब जो है किस लैटिन शब्द से आया है, तो वो बच्चों है वर्बम। कोई दिक्कत बच्चों? अच्छा, एक चीज और क्लियर करता हूं कि जो मैंने ये कहा एक्शन और ये कहा स्टेट, इसको एक और नाम से जानते हैं जो कि आपको बड़े बड़े ग्रामर में जो इसके डिफिनेशन मिलेंगे एक्शन और स्टेट के, वो बच्चों होते हैं, आपको बताएंगे कोई जरा बताइए। ठीक ठीक, वेल बच्चों, इसको बोलते हैं ट्रांजेटिव और इसको बोलते हैं इंट्रांजेटिव। मतलब ट्रांजेटिव वर्ब और इंट्रांजेटिव वर्ब। जो एक्शन को डिनोट करता है वो ट्रांजेटिव वर्ब होता है, और जो स्टेट को डिनोट करता है उसे इंट्रांजेटिव वर्ब कहते हैं बच्चों, ठीक है। और बच्चों अब चले आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहां मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं और कोशिश किया है डिफाइन करने का ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव को दो भाग में बांट के। बच्चों जैसा कि मैंने क्लियरली बताया है आपको कि जो ट्रांजेटिव वर्ब हैं वो हमेशा एक्शन को डिनोट करता है। डिफिनेशन भी कहता है ए ट्रांजेटिव वर्ब इज ए वर्ब विच इज डिनोट एन एक्शन। क्या करता है बच्चों? डिनोट एन एक्शन, है ना। जो ट्रांजेटिव वर्ब है बच्चों वो आपको एक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। और वहीं पे बच्चों जो आपको इंट्रांजेटिव वर्ब है वो आपको स्टेट को डिनोट करता है। यानी ए ट्रांजेटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट डिनोट द स्टेट। ये अवस्था को बताता है। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल रखे हैं जो एग्जाम्पल आपको और आसानी से क्लियर करेंगे कि क्या अंतर है ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव में। मिलता जुलता मैंने वाक्य रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आइए बच्चों देखते हैं। ये वाक्य थोड़ा अलग अलग है, इसको देख लेते हैं। ही रन, ये क्या कहते हैं बच्चों? ही रन ए लॉन्ग डिस्टेंस। ही रन ए लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। ये हो गया बच्चा एक्शन कि वह लंबे दूरी तक दौड़ सकता है। वह लंबी दूरी तक दौड़ सकता है, ये एक्शन को बताता है ना बच्चों, एक्शन हो गया। और यहां पे मैं लिखा है कि द बेबी स्लीप्स, बच्ची या बच्चा सो रहा है। सोना अवस्था हो गया। कोई दिक्कत है आप लोग को बच्चों? एक वाक्य में कहता है कि ही रन ए लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब वह लंबी दूरी तक दौड़ रहा, एक्शन बताता है, और बच्चा सो रहा है, अवस्था है। एक ट्रांजेटिव वर्ब है, एक इंट्रांजेटिव वर्ब है। और बच्चों इसको अगर क्लियर करें तो एक अगली एग्जांपल है कि द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन।
द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन। यहाँ पे ड्राइवर का ट्रेन को स्टॉप्ड करना एक्शन है। कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ पे ड्राइवर का ट्रेन को रोकना एक्शन है। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन। जबकि दूसरी वाक्य में देखते हैं कि द ट्रेन सडनली स्टॉप्ड, यानी कुछ ऐसा आया जो अचानक उसको रोकना पड़ गया। ये अवस्था है, ये स्टेट डिनोट करता है, ये इंट्रांजिटिव है। ठीक है बच्चों, ट्रेन का अचानक रुकना उसकी अवस्था है, और जबकि ट्रेन का ड्राइवर द्वारा रोका जाना एक्शन है। बच्चों आप लोग क्लियर कर पा रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं कि जब ट्रेन को कोई ड्राइवर रोकता है तो वो एक्शन में आता है ना? वो एक्शन करके तब रोकता है, मतलब इस वाक्य में एक्शन है। लेकिन ट्रेन अचानक रुक गई, सडनली रुक गई, तो इस सेंटेंस जो ये डिनोट करता है, ये स्टेट को डिनोट करता है, ये उस ट्रेन की अवस्था को डिनोट करता है। चलिए बच्चों, एक और वाक्य है मेरे पास, उससे इस चीज को और क्लियर करते हैं। द हॉर्स किक्ड द मैन। द हॉर्स किक्ड द मैन। ये जो है बच्चों कि जो हॉर्स जो है वो किक करता है, मैन को करता है। द हॉर्स किक द मैन, ये बच्चों एक्शन हो गया। दिस हॉर्स नेवर किक्ड। दिस हॉर्स नेवर किक, ये जो हॉर्स है ये कभी किक नहीं करता। ये बच्चों इसकी अवस्था हो गई, ये स्टेट हो गई। कोई दिक्कत है बच्चों समझने में? एक हॉर्स है जो किक करता है, ये उसका एक्शन है, और एक हॉर्स है जो कभी किक नहीं करता, वो उसकी अवस्था है। तो ये अंतर है बच्चों बेसिकली ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में। यहां तक कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? नहीं? वेरी गुड, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। तो अब जो हम अगली टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है एडवर्ब। क्या है इसका डिफिनीशन? बच्चों एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है बच्चों? क्रिया विशेषण। ये जो है ना, ये क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को, वर्ब को, साथ ही एडवर्ब को भी और किसी वाक्य को भी। इससे पहले हम नॉर्मली पढ़ते थे कि एन एडवर्ब इज क्वालिफाइज द वर्ब एंड अनदर एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडवर्ब। लेकिन अब यहाँ पे देखो कि मैंने कहा था लेवल बढ़ेगी तो पूरी डिफिनेशन बदल जाएगी। और बच्चों अब हम देखेंगे इसकी पूरी डिफिनेशन बदल रही है। डिफिनेशन बदल रही है मतलब जो अल्टीमेटली डिफिनेशन है वो तो एक ही है, लेकिन उसमें अलग अलग चीज़ ऐड हो रहे हैं। अब क्या है कि एन एडवर्ब इज क्वालिफाइज द वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब एंड आल्सो अ सेंटेंस। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब ये जो एडवर्ब है ना, ये आपको क्वालिफाई करता है। ये क्वालिफाई करता है बच्चों किसको? ये क्वालिफाइज करता है आपको वर्ब को, एडवर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी, और एक कंप्लीट सेंटेंस को भी। ठीक है बच्चों, तो अब हम ये देखेंगे कि जैसे मैंने कहा कि ये क्वालिफाइज करता है वर्ब को भी, एडवर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी और एक कंप्लीट सेंटेंस को भी। ये कैसे पॉसिबल है?
है ना। तो चलिए बच्चों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। देखिए बच्चों, ठीक, एक वाक्य है सी सिंग वेल। ठीक है बच्चों, आप इसमें अगर देखें तो सी हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, सिंग क्या हो गया, वर्ब, है ना बच्चों, और वेल क्या हो गया, ये जो सी सिंग कर रही है, जो ये गाना गा रही है, उसकी विशेषता बता रहा है कौन, वेल। सिंग को कौन क्वालिफाई कर रहा है, ये वेल। तो हमने डिफिनेशन में पढ़ा है कि जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब है, ठीक है, यानी जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब है। तो इस वाक्य में बच्चों जो वेल है वो एडवर्ब हो गया, सी सिंग, सिंग वर्ब हो गया, और जो वर्ब की विशेषता बतलाता हो वो एडवर्ब हो गया। तो ये एक वाक्य में हमने देखा कि किस तरीके से वर्ब जो एडवर्ब है वो किसी वर्ब का को क्वालिफाई कर रहा, उसका विशेषता बतला रहा। बच्चों एक वाक्य हम लोग और लेते हैं कि राहुल सॉ ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, या राहुल सॉ ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। एक ये वाक्य देखते हैं कितनी मजेदार है, इसको अभी डिनोट नहीं करते हैं, अलग से लिखते हैं, समझते हैं। ठीक है, राहुल सौ, पता है कि राहुल एक तरह से नाउन हो गया क्योंकि नाम है, ठीक है। सौ देखना क्या हो गया बच्चों, वर्ब हो गया, है ना। राहुल क्या देख रहा है, राहुल क्या देख रहा है, फ्लावर देख रहा है। राहुल क्या देख रहा है, फ्लावर देख रहा है। फ्लावर भी बच्चों क्या हो गया, नाउन हो गया। अच्छा, राहुल क्या देखा, ब्यूटीफुल फ्लावर। ब्यूटीफुल क्या हो गया बच्चों, ये फ्लावर की विशेषता हो गई। कोई दिक्कत बच्चों, राहुल देखा क्या, फ्लावर, तो राहुल और फ्लावर नाउन हो गया। सौ मतलब देखना वर्ब हो गया। राहुल ने क्या देखा, ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ये यहाँ पे नाउन को मतलब क्वालिफाई कर रहा, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। कोई दिक्कत बच्चों, राहुल सॉ ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, थोड़ा सा अभी ना ये वेरी को हटाते हैं, राहुल सॉ ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहाँ फ्लावर की विशेषता कौन बतला रहा, ब्यूटीफुल, यानी जो नाउन की या प्रोनाउन का विशेषता बतलाता हो वो क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विच इज द क्वालिफाइज द नाउन और ए प्रोनाउन एंड अनोदर एडजेक्टिव। ये हम लोगों ने डिफिनेशन जाना था कि एन एडजेक्टिव इज द क्वालिफाइज द नाउन और ए प्रोनाउन एंड अदर एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे देखिए कि ये जो वर्ब है ये ब्यूटीफुल है, ठीक है, सर ये जो मतलब फ्लावर है ये ब्यूटीफुल है, लेकिन ये ब्यूटीफुल ही नहीं, ये बहुत ब्यूटीफुल है, यानी इस एडजेक्टिव को भी क्वालिफाइज कर रहा, ये हमारा हो गया एडवर्ब। अब अगर इस वाक्य को हम देखें तो ये अगर इस तरह ही राहुल सॉ ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, इस वाक्य में नाउन को क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, और यहाँ एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा एडवर्ब। यानी ये एक ऐसा कंप्लीट वाक्य है बच्चों
जिसमें कि जो वेरी जो है वो एडवर्ब है और यहाँ पे वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा। ये मत समझना कि वर्ब को नहीं कर रहा क्वालिफाई। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए मैंने ये सेंटेंस बताया था, लेकिन ये जो सेंटेंस है इसमें हम ये देख रहे हैं कि जैसे कि हमने एडवर्ब का डिफिनेशन ही जाना है कि एन एडवर्ब इज क्वालिफाइज द verb and adjective and another adverb and also a complete sentence। तो बच्चों ये जो सबसे नीचे का जो लाइन है कि राहुल सॉ ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, तो इसमें ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव है उसको भी क्वालिफाई कर रहा वेरी, जो वेरी एडवर्ब है। यानी यहाँ जो हम लोगों ने देखा कि एडवर्ब क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को, तो ये इस वाक्य में बिल्कुल क्लियर होता है कि किस तरीके से एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। कोई दिक्कत आ रहा है बच्चों? अगर आपको इन चीज़ों को समझने में बच्चों कोई भी दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ आप अपने वीडियो कमेंट में ज़रूर डालें। अपने जो भी आपकी राय होगी वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालना, ताकि अगर कोई आपको दिक्कत आ रही हो तो उसे मैं आपके कमेंट से समझकर अगली वीडियो में मैं आपकी वो परेशानी को दूर कर सकूं। ठीक है बच्चों, चलिए इसको मिटाते हैं और एक वाक्य हम और लेते हैं जिससे हम और क्लियर जान सके कि ये एक सेंटेंस को भी कैसे मॉडिफाई करता है। ठीक है, जो हमारा हमने कहा कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई मतलब माफ़ कीजिएगा बच्चों, जो क्वालिफाई करता है। ये कैसे क्वालिफाई करता है देखते हैं। क्या लिखते हो बच्चों? प्लीज ब्रिंग सम वाटर। क्या लिखा बच्चों? हमने लिखा है कि ब्रिंग सम वाटर। ठीक है बच्चों, अब जरा इन वाक्यों को गौर करते हैं। हम पहले ये वाक्य समझते हैं। अगर मैं केवल बोलूं कि ब्रिंग सम वाटर, तो ये बच्चों बताता है ऑर्डर को, है ना बच्चों? ब्रिंग सम वाटर बताता है ऑर्डर को, लेकिन अगर हम ब्रिंग से पहले ये एडवर्ब जोड़ दें जो कि प्लीज है, तो पूरी वाक्य का मतलब ही बदल जाएगा। अब ये ऑर्डर से रिक्वेस्ट पे आ जाएगा, ये प्रार्थना बन जाएगा। अगर हम ये हटा के इसको कंप्लीट सेंस को अगर हम कवर कर लेते हैं कि प्लीज़ ब्रिंग सम वाटर, तो अब ये ऑर्डर नहीं रहा, अब ये हो गया रिक्वेस्ट। कोई दिक्कत बच्चों? मैंने कहा कि एडवर्ब जो है वो कंप्लीट सेंटेंस का मीनिंग बदलता है, पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर देता है। मतलब जहां पे ब्रिंग सम वाटर एक ऑर्डर बताता था, वहीं उससे पहले जो एडवर्ब आया वो पूरे वाक्य को ऑर्डर से बदल के प्रार्थना में चेंज कर दिया। तो यही बच्चों डिफिनेशन का एक पार्ट था जो कि इस वाक्य से, इस सेंटेंस से क्लियर होता है कि एन एडवर्ब इज क्वालिफाइज द एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव एंड ए कंप्लीट सेंटेंस। मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस को भी वो क्वालिफाई कर देता है। और कैसे किया? हमने इस सेंटेंस के थ्रू, प्लीज ब्रिंग सम वाटर के थ्रू हमने क्लियर करा। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों और उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। आप प्लीज ध्यान से देखिएगा और उसे भी आप समझिएगा।
बच्चों एक वाक्य है आपको, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ही इट रियली क्विकली। वह वास्तव में बहुत तेज खाता है, ये हुआ इसका मीनिंग। बच्चों ही हो गया प्रोनाउन, इट हो गया वर्ब, रियली हो गया एडवर्ब, और क्विकली आल्सो हो गया एडवर्ब, है ना बच्चों। अब जरा आप यहां देखेंगे कि ही ईट क्विकली मतलब वह बहुत तेज खाता है, लेकिन यहां पे है ही इट रियली क्विकली, वह वास्तव में बहुत तेज खाता है। यानी वह जो खा रहा, वह जो तेज खा रहा, वो वास्तव में तेज खा रहा। यानी इस एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर दिया। तो डिफिनेशन में जाना था ये चीज कि ये जो एडवर्ब है ना, ये दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। और ये दूसरे एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई कर रहा, ये बच्चों हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। तो बच्चों क्या मैं आपको समझाने में सफल रहा हूं? अगर बच्चों मैं आपको बेसिकली ये चीज़ें समझाने में सफल रहा हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए यस। अगर नहीं रहा तो अगर आप मुझे कारण भी सजेस्ट कर देंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा, ताकि मैं आपके लिए जो अगली वीडियो लेके आऊँगा उसमें इन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो प्यारे बच्चों, आप इन चीज़ों को सही से अगर समझे हैं तो वेरी गुड, नहीं समझे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों। तो हम अभी ज़्यादा एडवांस में लेके किसी वर्ब या एडवर्ब को नहीं चल सकते, क्योंकि जब तक एक बेसिकली कॉन्सेप्ट, जब आपको आगे एडवर्ब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी, समझने में चीज़ें आसानी होगी, क्योंकि ये हम ना भी बेस तैयार कर रहे हैं बच्चों। हम अभी जनरली केवल बेस तैयार कर रहे हैं। जब हमारा बेस बन जाएगा ना, तो फिर उस पर बिल्डिंग खड़ी करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप हमारा अगली वीडियो जो कि पार्ट 3 आने वाली होगी, उसका इंतज़ार कीजिए, और जल्द ही हम आपके लिए पार्ट 3 का जो हमारा वीडियो होगा वो भी लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को समझिए। और बच्चों, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारा जो ये गर्व क्लासेस का चैनल है, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वीडियो में, और 100% कमिटमेंट के साथ एक अगली वीडियो और लेके आऊँगा। अच्छा, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर मोटिवेशनल स्पीच भी दो ना, मोटिवेट करने की कोशिश करो ना। आप अगर कह रहे हो कि 9 साल का एक्सपीरियंस है एज ए अकाउंटिंग या अलग अलग क्षेत्रों में, तो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो ना। करूँगा बच्चों, वो भी शेयर करूँगा, लेकिन बस एक चीज़ आपने कहा, एक छोटी सी मोटिवेशन देता हूँ। कभी भी किसी भी हाल में अपने ईगो को टूटने मत देना। झुकना वही झुकता है जिस वृक्ष में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा फल होते हैं, जिस पे सही में रिश्तों को निभाने की क्षमता होती है। वैसे एक बहुत सी ज़बरदस्त 4 पंक्तियाँ थी, मैंने शायद नवजोत सिंह सिद्धू की सुनी थी, कि वो पंक्ति था बच्चों कि बुलबुल के चंगुल में कभी बाज नहीं होते, बुलबुल के चंगुल में कभी बाज नहीं होते,
और कमज़ोर और बुजदिल के हाथ में कभी राज नहीं होते। सर झुका के चलने की जिन्हें आदत पड़ जाए, उनके सर पे फिर कभी ताज नहीं होते। तो ये मेरे लिए आज 4 लाइन का मोटिवेशनल था आपके लिए। और कहीं ना कहीं मैं अब हर वीडियो के क्लोजिंग में ऐसी 4 लाइनें कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए लेकर आए। तब तक में आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।